Today, we get started with a Nigerian poet, playwright, and essayist, Wole Soyinka. ये जो वोले सोयिंका हैं, इनका जो पूरा नाम है वो है अकीवांडे ओलुवोले बाबाटुंडे सोयिंका। शॉर्ट में इनको कहते हैं वोले सोयिंका। वोले सोयिंका जो हैं, इनको हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा नाइजेरियन ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। तो नाइजेरियन ट्राइब्स में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हैं अस और एक है अदर्स। तो अस में यानी कि इम्पोर्टेंट में इग्बू या इबू ट्राइब है, और जिसको मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और अदर्स में योरुबा एंड हाउसा, ये दो ट्राइब्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं योरुबा ट्राइब से, क्योंकि वोले सोयिंका जो हैं वो भी योरुबा ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है ये साउथ वेस्टर्न नाइजीरिया में है, और बेनिन और टोंगो ये दो इलाके हैं, वहाँ पे ये ट्राइब पाया जाता है। और इनकी इनकी जो लैंग्वेज है इस ट्राइब की, वो योरुबा लैंग्वेज है, जो नाइजीरिया के मेजर एरियाज में बोली भी जाती है। योरुबास जो हैं ये एक रिच कल्चरल हेरिटेज है इनका, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है इनका आर्ट के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, डांस के ऊपर और स्टोरी टेलिंग के ऊपर। और ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि बहुत ही एलेबोरेट किस्म के और बड़े कलरफुल किस्म के इनके फेस्टिवल्स हैं, जिनमें ओसुन ओसोगबोग फेस्टिवल एंड ईओ फेस्टिवल, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। योरुबा ट्रेडिशन जो है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस डीटीज़ जो है ना उनको वर्शिप करते हैं। वेरियस डीटीज़ का मतलब ये लोग पोलीथीस्ट हैं। पोलीथीस्ट मतलब कि एक से ज़्यादा खुदाओं पे ये एतबार यकीन करते हैं। डीटीज़ क्या होती हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। गॉड और गॉडेस विद स्मॉल जी, मतलब अल्लाह गॉड विद कैपिटल जी, बाकी ये गॉड गॉडेसेस जो मतलब एक डीटी ऑफ एंशिएंट ग्रीस से ये कल्चर चला आ रहा है ना, एक डिवाइन स्टेटस या क्वालिटी या नेचर को जो एक डिवाइन स्टेटस दे देते हैं, उसको ये डीटी कहते हैं। तो डीटीज़ जो हैं उनमें इनकी मतलब कि एक बहुत ज़्यादा डीटीज़ हैं जिनको ये मानते हैं। तो यूरोपन कल्चर में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो इनको बेसिकली तो वो कहते हैं ओरिशाज और उन डीटीज़ में एक का नाम है ओबाटला, अगांजू, शैंगो, हिमोजा, ओगन एक थोड़ा सा ज़्यादा मशहूर है, आइए लाला, ओशुन, ओरिशा, ओया, इस तरह की ढेर सारी की डीटीज़ हैं जो इनका एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, मीन्स के जिनको ये गॉड या गॉडेसेस, देवी या देवताएं जिनको हम कहते हैं। और ये इनकी जो डीटीज़ हैं ये मतलब कि उसकी कॉस्मोलॉजी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है इनके आर्ट और रिचुअल्स में। तो इनके एक तो आर्ट और प्लस जो इनके रिचुअल्स जो ये कस्टम्स फॉलो करते हैं, कि ये जो ट्राइब है ये फॉलो करते हैं, मतलब एक जो इनका कस्टम है, ये जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर जो कॉस्मोलॉजी है वो रिफ्लेक्ट होती है इन डीटीज़ की। तो कॉस्मोलॉजी एक थोड़ा नया लफ्ज़ है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी जो होती है बेसिकली स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री या फ्यूचर ऑफ एंटायर यूनिवर्स, इसको हम ये कहते हैं कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी का कॉन्सेप्ट मीन्स कि तमाम डिटेल्स इनके जो रिलीजन की हैं वो हमें इनके रिचुअल्स में और इनके आर्ट में मिलती हैं। तो योरुबा के बाद है इग्बो ट्राइब। तो इग्बो जो है ये भी साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में पाए जाते हैं, और इनकी जो मेजर लैंग्वेजेस जो नाइजीरिया में बोली जाती हैं उनमें इग्बो लैंग्वेज का नाम ही इग्बो है। इनका जो ट्रेडिशन है ये भी लोग डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इनका, मीन्स के ये टुकड़ों में बट के रहते हैं, और बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है इनका कम्युनिटी लाइफ पे, मीन्स के होते डिसेंट्रलाइज हैं लेकिन अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनके भी जो ट्रेडिशंस हैं उसके अंदर फेस्टिवल्स हैं, जिसमें एक मास्क्यूरेड फेस्टिवल है, ये आप नेट पर देख लीजिएगा, और एक फेस्टिवल है उसका नाम है ममानवू। तो ये इसमें भी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं और डिफरेंट किस्म की ये डांस की और आर्ट की और इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं। जो इग्बू लोग जो हैं इनका ओरल ट्रेडिशन बड़ा रिच है, और ये भी स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व हैं, और बड़े इसेंशियल कंपोनेंट है इनके कल्चर का, स्टोरी टेलिंग और ओरल ट्रेडिशन। बड़ा गपशप लगाने वाले लोग हैं। इग्बू रिलीजन जो है इसके अंदर एक सुप्रीम डीटी है और ढेर सारे स्पिरिट्स हैं, और एंसेस्टर्स की ये वर्शिप करते हैं। इग्बू की जो सुप्रीम डीटी है उसको ये कहते हैं चुकवू। तो ये मतलब इग्बूज पैंथियन मीन्स कि चुकवू इनका सोर्स ऑफ ऑल इग्बू डीटीज़ है, और ये रिस्पॉन्सिबल है और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ इसने असाइन की हुई हैं और टास्क किए हुए हैं
अदर मतलब जो अदर जो स्पिरिट्स हैं उनको। तो अभी हम देखते हैं हाउज़ा ट्राइब को। तो हाउज़ा मीन्स हमने डिस्कस किया अस एंड अदर्स। तो अस में जो मेन है वो इग्बू है, और उसके बाद योरुबा हमने डिस्कस कर लिया, और अभी हाउज़ा जो एक तीसरा ट्राइब रह गया है। सो ये प्रीडोमिनेंटली नॉर्थर्न नाइजीरिया में पाया जाता है, और उस इलाकों के नाम है नाइजर, घाना और कैमरून। ये तो आपने सुने होंगे। सो हाउज़ा लैंग्वेज जो है वो वेस्ट अफ्रीका में बोली जाती है, और इस कबीले की लैंग्वेज भी हाउज़ा है। बेसिकली जो कबीले का नाम है या ट्राइब का नाम है वही उसकी लैंग्वेज भी है। सो इनके जो ट्रेडिशंस हैं ये बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है ट्रेड और कॉमर्स की, जो तिजारत ताजिर किस्म के लोग हैं। और इनकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, और वो एक हायरार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इनका ना। और ये हाउज़ा फुल्लानी पीपल जो हैं ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम हैं, और इस्लामिक ट्रेडिशंस को स्ट्रांगली ये फॉलो भी करते हैं, और इनकी वे ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस होती है इस्लामिक ट्रेडिशन से। और हाउज़ा जो लोग हैं इनका आर्किटेक्चर, जिसके अंदर ट्रेडिशनल किस्म के मड ब्रिक की बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ये इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी शो करता है। और इनके जो फेस्टिवल्स में एक एनुअल दरबार फेस्टिवल होता है, प्रोमिनेंट कल्चर इवेंट है, जिसके अंदर ये कलरफुल हॉर्सेस को तैयार करते हैं और उनकी परेड्स करवाते हैं, और मार्शल आर्ट्स के स्किल्स और ट्रेडिशनल अटायर, अपने कपड़े जो पहनते हैं, जो इनके ट्रेडिशनल कपड़े। तो जो जनरल ओवरव्यू हमने डिस्क्रिप्शंस दी है इन ट्राइब्स की, तो जो एथनिक ग्रुप्स हैं और इनके अंदर जो डाइवर्स किस्म के सब ग्रुप्स हैं, और उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं, और जो ओवर द टाइम उन्होंने अडेप्ट किया है नाइजीरिया के अंदर, तो उससे एक एथनिक ग्रुप्स का एक बड़ा डायनामिक किस्म का एक वो और यूनिक किस्म का एक ट्रेडिशन और कल्चरल प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है। तो जो हमारे आज के राइटर हैं वोले सोइंका, ये जो हैं बेसिकली योरुबा ट्राइब से इनका ताल्लुक है। तो अभी हम इनकी लाइफ और अर्ली एजुकेशन को देखते हैं। सो वोले सोइंका जो है ये नाइजेरियन प्ले राइट हैं, पोइट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं और क्रिटिक भी हैं। तो ये जुलाई 1934 में एब्यूक्यूटा नाइजीरिया में पैदा हुए हैं, और बहुत ही इनका अफ्रीकन लिटरेचर में और एक्टिविज़म में, पॉलिटिकली और सोशल स्फीयर्स के अंदर बहुत इनका ज़बरदस्त रोल रहा है। सो सोइंका जो हैं ये योरुबा फैमिली में पैदा हुए हैं, और उसी में ही पले बड़े हैं, और उसी रिच एनवायरनमेंट और रिच ट्रेडिशन के अंदर और अफ्रीकन कल्चर के अंदर इनकी परवरिश हुई है। तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज इबाडन, ये मतलब वहीं नाइजीरिया में जो है वहाँ पे इन्होंने स्टडी की, और बाद में हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनाइटेड किंगडम चले गए थे, और वहाँ से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स भी रहे हैं, और इनकी बड़ी स्ट्रगल्स हैं पॉलिटिकली। तो सोइंका जो हैं ये नाइजीरियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत आउटस्पोकन क्रिटिक रहे हैं, और जो ऑपरेसिव रजीम्स हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत बात की है। तो ये जो ऑपरेसिव रजीम्स का थोड़ा ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी पूरी जो राइटिंग है उसके अंदर इसका बहुत रहा है रोल। तो ऑपरेसिव रजीम बेसिकली एक एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं जिनके लॉज, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एक सिस्टमेटिकली इन इक्वालिटीज़ को वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो एक ख़ास किस्म की एक सोसाइटी के ग्रुप को ऑप्रेस करते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल दें कुछ कंट्रीज़ की जिनके अंदर ऑपरेसिव रजीम्स हैं, तो उसमें सीरिया है, साउथ सूडान, उसके बाद तुर्कमानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया अगर देख लें जिस तरह बादशाहत है, सोमालिया, सूडान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लीबिया, और इस तरह के और कई ममालिक हैं। इवन अगर मॉडर्न डेज़ में हम देखें तो चाइना जिसका गवर्नमेंट सिस्टम है, इजिप्ट है, रशिया है, तो वो बड़े ख़ास तरीके से कंट्रोल करते हैं पूरी स्टेट को। तो मतलब इनको ऑपरेसिव रजीम्स जनरली ये लूजली अटैच किया जाता है इनके साथ। अभी नाइजीरियन सिविल वार जो हुई तो उसमें सोइंका को अरेस्ट भी किया गया है, और इनको इम्प्रिजन भी किया गया है, ये जेल में भी रहे हैं, क्योंकि ये पीस के लिए या अमन के लिए निगोशिएशन कर रहे थे या उसकी कोशिश कर रहे थे। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जेल के अंदर या प्रिजन के अंदर, तो उसको उन्होंने लिखा है द मैन डाइट प्रिजन नोट्स, इस नाम से उन्होंने अपनी एक लिटरेरी पीस प्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने अपने जेल के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। सो सोइंका जो हैं ये इनको जलावतन भी किया गया है, एग्जाइल में भेजा गया है जब मिलिट्री रूल था नाइजीरिया में, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब कि फॉरेन लैंड से या अब्रॉड से या इवन एग्जाइल में रहते हुए भी अपना एक्टिविज़म जो है उसको छोड़ा नहीं और जारी रखा है। सो इनकी ज़िंदगी के जो लास्ट ईयर्स थे या आखिरी अयाम थे उसमें मिलिट्री रूल जब नाइजीरिया में ख़त्म हुआ है, तो सोइंका कंट्री में 1990 में वापस आए हैं।
1990 की दहाई में। और इन्होंने अपनी लिटरेरी आउटपुट शुरू की और इन्होंने जो पहला काम 2006 में लिखा वो था यू मस्ट सेट फोर्थ एट डॉन। ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है या मेमोयर है, जिसके अंदर मतलब एक क्रॉनिकल या डिस्क्रिप्शन या एक रिकॉर्ड टाइप इन्होंने हिस्ट्री प्रेजेंट की है और उनमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं इन्होंने, जो पॉलिटिकल अपहीवल है या पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसके बारे में। और सोइंका जो है ये एक बड़े एक्टिव और बड़े पब्लिक फिगर रहे हैं डिस्कोर्स के अंदर। और मतलब कि ये जब भी बात करते थे, लोगों से डायलॉग करते थे, तो पब्लिकली बड़ा एक्सेप्ट किया जाता था इनको और वेलकमिंग एटीट्यूड होता था। और इन्होंने तमाम इश्यूज जो भी एड्रेस किए हैं वो मतलब उनमें गवर्नेंस भी इंक्लूड है, ह्यूमन राइट्स हैं और कल्चरल आइडेंटिटी पे इन्होंने बात की है थ्रू आउट। तो बोले सोइंका की ज़िंदगी जो है और इनका जो काम है लाइफ एंड वर्क, सो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है अफ्रीकन लिटरेचर का और ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का इसके ऊपर। तो इनकी राइटिंग्स जो हैं वो एक्सप्लोर करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अफ्रीकन आइडेंटिटी और जो क्लैश बिटवीन दी ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी है, मीन्स के एक ट्रेडिशन कस्टम्स के अंदर और प्रैक्टिसेस के अंदर और फिर इनोवेटिव और एक जो फ्रेशनेस और न्यूनेस जो है उसके अंदर जो एक गैप है उसको भी इन्होंने फिल करने की कोशिश की है। और जो सोशियो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं जो कि कॉन्टिनेंट में थे उसको भी इन्होंने उजागर किया है। सो सोइंका's कमिटमेंट टू जस्टिस एंड हिज fearless engagement with political issues मेक्स हिम अ टॉवरिंग फिगर। और इन्होंने ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म में और इंटेलेक्चुअल थॉट्स में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, मीन्स इन्होंने रूल किया है और हर टॉपिक पे इन्होंने बात की है और इनको बहुत मतलब एक पजीराई मिली है इसमें। अभी हम सोइंका के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस पे थोड़ा सा देखते हैं। तो वुले सोइंका जो है इन्होंने डाइवर्स बॉडी ऑफ वर्क्स जिसमें प्लेस भी हैं, पोइट्री भी है, एसेस भी हैं, मेमोयर्स, ऑटोबायोग्राफीज भी हैं, इन्होंने लिखी हैं। और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं भी आपको नीचे देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक राइटर को उसके काम पढ़ने से पहले हमें उसके राइटिंग स्टाइल को समझना ज़रूरी है। सोइंका राइटिंग स्टाइल जो है उसमें ये बहुत रिच राइटिंग स्टाइल है और कॉम्प्लेक्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज किया है इन्होंने। तो इनका जो स्टाइल है उसको बाज़ों का टर्जिड या टर्जिडिटी और ऑब्सक्योर भी कहा जाता है। मीन्स कि वो इतना आसानी से समझ आने वाला नहीं है, सिंपल नहीं है। सो और इसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस भी हैं, मतलब हर बंदे ने अपने हिसाब से उसको बयान किया है। और इनके जो ओपिनियंस ऑन लिटरेरी स्टाइल्स हैं वो बहुत मतलब वाइड हैं। और उनकी जो सोइंका की राइटिंग स्टाइल है उसको जो परसीव किया जाता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही रिच एंड डेंस लैंग्वेज है इनकी, जिसको हम अगर कहें टर्जिडिटी एक टर्म यूज़ होती है। टर्जिडिटी मीन्स के ये टर्म्स जो है ना ये हमें आनी चाहिए। टर्जिडिटी को हम कहते हैं द फैक्ट ऑफ बीइंग बोरिंग एंड टू सीरियस, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही सीरियस है या आपको बोर कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, समझना मुश्किल है, तो इसको हम टर्जिडिटी के मानों में लेते हैं। सो सोइंका जो है इनका जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इंट्रिकेट और बड़ा डीप और बड़ा डेंस किस्म की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। और इनकी राइटिंग के अंदर लेयरिंग है, लेयरिंग ऑफ वर्ड्स है और आइडियाज़ हैं, मतलब बैक टू बैक वन आफ्टर दी अदर ऊपर नीचे लेयरिंग से इन्होंने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है। और बहुत डीप और बड़ी क्रिटिक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है इनकी चीज़ों के बारे में, बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बाज़ औक़ात रीडर के लिए चैलेंजिंग हो सकती है, मीन्स कि रीडर का वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे उन्होंने लिखा है। यानी कि इन्होंने ख़ास लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है या जो उस चीज़ को समझते हैं उनके लिए लिखा है। तो हम ये जो इनकी राइटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है इसको टर्जिडिटी से थोड़ा सा हम मिस्टेक कर जाते हैं या उसको मिक्स कर जाते हैं। सो रीडर्स जो कि अकस्टम्ड नहीं हैं इंट्रिकेट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को नेविगेट करने के लिए या समझने के लिए, तो उनको सोइंका की जो राइटिंग है उसको समझने में या पढ़ने में प्रॉब्लम्स आते हैं। सो दूसरा इनका जो एक वो प्रॉपर्टी है वो है ऑब्सक्योर इल्यूजन्स। सो ऑब्सक्योर इल्यूजन्स मीन्स के एक तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अनक्लियर, वेग, एम्बिगुअस या ना समझ आने वाले रेफरेंसेस हैं। एल्यूजन्स, एक इल्यूजन होता है आई से और एक ए से एल्यूजन होता है। सो ए से एल्यूजन पर रेफरेंसेस, मेंशंस या सजेशंस। तो सोइंका जो है उन्होंने फ्रीक्वेंटली इनकारपोरेट किया है कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, जिस तरह के हमने उनकी डीटीज़ का जिक्र किया है। तो ये जो रेफरेंसेस हैं या एलुजन्स हैं वो स्पेसिफिक हैं यूरोपन कल्चर से। तो मतलब इन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूरोपा या अपने ट्राइब का कल्चर बहुत ही ब्रॉडर अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट किया है।
सो इनके जो एलुजन्स हैं वो रीडर्स को बाज़ औक़ात अनफेमिलियर से लगते हैं, या अफ्रीकन ट्रेडिशंस जो नहीं समझता उसको समझने में मुश्किल आएगी, और बिल्कुल उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है जिस वक्त वो स्पेसिफिक टू यूरोपन कल्चर हो जाते हैं। तो कुछ लोग इसको ऑब्सक्योरिटी या चैलेंजिंग फील करते हैं और उसको इंटरप्रेट करने में उनको मुश्किल होती है, और वो इंटेंशनल अटेम्प्ट्स करते हैं टेक्स्ट को कि टेक्स्ट हमारे लिए इनएक्सेसिबल है, या हमें समझ नहीं आ रहा, या इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है बेसिकली। एक और इनका वो फीचर है, वो है एसोटेरिक लैंग्वेज। सो एसोटेरिक लैंग्वेज जो है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एसोटेरिक लैंग्वेज बेसिकली निकला है लफ्ज़ एसोटेरिसिज्म से। सो ये बेसिकली सीक्रेट नॉलेज फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम कहते हैं, जार्गन कहते हैं, मतलब खास लोगों की ज़बान, जिसके अंदर मिस्टिकल किस्म के स्पिरिचुअल और इस तरह के पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जिसमें जिस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह योगा है, अल्कीमी है, मैजिक है, स्पिरिचुअलिज्म है, एस्ट्रोलॉजी है, मेडिटेशन है, मिस्टिसिज्म है। तो इनके अंदर जो खास लफ्ज़ यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के, वो उन्हीं को समझ आते हैं जो उस ग्रुप से या उस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बेसिकली ईसोटेरिसिज्म या ईसोटेरिक लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल जो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये जो बड़ी रिच और बड़ी नुएंस्ड किस्म की ना लैंग्वेज है, मीन्स ऐसी कि कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स, मीनिंग्स एंड एक्सप्रेशंस, बड़ी डेलिकेट और बड़ी इंट्रिकेट और बड़ी डिटेल्ड किस्म की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। इनकी जो चॉइस है वोकैबुलरी की और सेंटेक्स की, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं जो कॉमनली यूज़ नहीं होते, नॉर्मल एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ नहीं होते। सो इससे एक सेंस ऑफ इsotericism, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो जो लैंग्वेज है वो इंटेंडेड फॉर अ मोर स्पेशलाइज्ड और नॉलेजेबल ऑडियंस, मीन्स के लैंग्वेज फॉर द कॉमन्स एंड लैंग्वेज फॉर द ऑडियंस, जिस तरह मतलब हमें क्लास में सर ने बताया। सो ये अभी जानना ज़रूरी है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनकी समटाइम्स ये फील होता है कि इनकी वीकनेसेस हैं, या इससे इनकी यूनिवर्सिटैलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बाज़ औक़ात स्ट्रेंथ्स और कंट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि डेप्थ और ऑथेंटिसिटी जब आपने लिटरेरी वॉइस में प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। सो रीडर्स इनके स्टाइल को चैलेंजिंग समझ सकते हैं, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने आप को लेवल अप करें, और इनके टेक्स्ट की जो डिमांडिंग और केयरफुल किस किस्म की थॉटफुल रीडिंग चाहिए हम वो दें, और बजाय इसके कि हम टेक्स्ट को अपने लेवल पे नीचे लेके आएँ, हम खुद का लेवल इंक्रीज करें और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अभी हम इनके प्लेस को डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्लेस जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैं क्विकली उनको रिव्यू करता हूँ, जो हम अपने जो क्वेश्चन में अगर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए तो उनमें हम रेफ़र कर सकते हैं। तो इनका एक प्ले है द डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स, 1960 में इन्होंने लिखा है। सो ये इसमें नाइजेरियन इंडिपेंडेंस को और नाइजेरियन सोसाइटी की कल्चर और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्ले में उन्होंने जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के दरमियान जो एक टेंशन है उसको भी डिस्कस किया है, एक्सप्लोर किया है, और उन्होंने हिस्टोरिकल और मिथिकल एलिमेंट्स भी यूटिलाइज किए हैं इस प्ले के अंदर। दूसरा प्ले है द मैन डाइड प्रिजन नोट्स, ये जो ऊपर मैंने रेफर भी किया है, 1972 में इन्होंने अपनी जो ये प्रिजन में रहे हैं उसके जो इन्होंने अहवाल लिखे हैं। So Swinker's experience during his imprisonment during the Nigerian Civil War. So a collection of his reflections है जो political और existential themes जो हैं उनके ऊपर उन्होंने क्रिटिक दी है, जिसमें ऑपरेशन और टायरनी, जुल्म को जो है इन्होंने बयान किया है। तो ये जो एक मैंने वर्ड यूज़ किया एग्जिस्टेंशियल थीम्स, इनको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जिस्टेंशियल थीम्स बेसिकली ये होता है जिस तरह के इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस ऑफ द चॉइस, नेक्सिटी रिगार्डिंग लाइफ, डेथ, और कंटेजियस और कंटिजेंसीज जो होती हैं, एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशंस होती हैं, जिसमें भी कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है इसकी बेसिकली इसकी चार थीम्स हैं, जिनमें एस्थेटिक थीम्स हैं, एथिकल थीम्स हैं, रिलीजियस थीम्स हैं और स्पिरिचुअल थीम्स हैं। तो मेरे में इतना काफ़ी है, बाकी आप इसको मज़ीद स्टडी करने के लिए ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इनको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बड़ी पावरफुल क्रिटिक है ऑपरेशन के ऊपर और टायरनी के ऊपर, हमने पहले डिस्कस भी किया है, जिस तरह ऑपरेसिव रेजीम का जिक्र आया था। उसके बाद है कॉन्गीज हार्वेस्ट।
1965 में इन्होंने लिखी है। सो ये एक फिक्शनल अफ्रीकन कंट्री है, मीन सोचो में, जिसकी जो प्ले एक्सप्लोर करता है डायनामिक्स ऑफ पावर एंड करप्शन, जो एक डिक्टेटर अटेम्प्ट कर रहा है नेशन को कंट्रोल करने के लिए, नेशन के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, और हार्वेस्ट करना चाह रहा है रिसोर्सेज को, बिल्कुल हर चीज़ को समेटना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है। सो द टाइटल कैरेक्टर कॉन्गी जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिकल अथॉरिटी को, और उस पॉलिटिकल अथॉरिटी के अब्यूजेस को, कि किस तरह वो नेशंस के रिसोर्सेज को करप्शन से और पावर से और डिक्टेटरशिप से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके बाद है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन। 1975 में इन्होंने लिखा है। ये एक्चुअल इवेंट्स हैं बेसिकली, और उनसे इंस्पायर हुए हैं सोइंका, और उन्होंने ये प्ले लिखा है। और ये एग्जामिन करता है ट्रेडिशनल यूरोपा कस्टम्स और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दरमियान जो एक क्लैश है उसको। सो द स्टोरी जो है वो बेसिकली एक ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस को अनफोल्ड करती है, जिसमें ब्रिटिश इंटरफेरेंस और कल्चरल रिचुअल्स का बार बार उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद एक 1970 में उन्होंने लिखा है मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट्स। तो ये जो प्ले है ये रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल अनरेस्ट और टर्माइल ऑफ नाइजीरिया 1960s के दौरान। तो इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वायलेंस का सोसाइटी के ऊपर क्या हुआ है, और जो सिविल अनरेस्ट है उसके दरमियान में लोगों ने कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस किया है। मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट्स। सो अभी एक और जो लास्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया था वो इनका प्ले है जो पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है, द रोड 1965 में। सो इसमें सोइंका ने एग्जामिन किया है कॉम्प्लेक्स और बड़ी फिलोसॉफिकल किस्म की इश्यूज, जिस तरह के लाइफ लाइक डेथ, सेल्फ रियलाइजेशन, हिस्ट्री, पास्ट, क्लैश ऑफ कल्चर्स, क्रूशल इश्यूज जो कि कंट्री में और कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। और सब्जेक्ट ऑफ डेथ जो है इसको एक प्रेजेंट किया गया जिस तरह के, मतलब एक रोड है जो कि डेथ इन द डॉन, ये एक पोइम है जिसमें ऑलरेडी इन्होंने डेथ का जिक्र किया है, और वही कॉन्सेप्ट वो लेके प्ले रोड में चलें। और एक और इवेंट है जिसने सोइंका की राइटिंग को बहुत ज़्यादा मतलब किया कि उनके एक दोस्त थे सेगुन आवो लोवो, वो एक एक्सीडेंट में मर गए थे रोड के ऊपर ना, तो उसको वो भी थोड़ा सा एक उसका असर था सोइंका का, जो उन्होंने ये रोड लिखा है। सो ये प्ले जो है ये बेसिकली इसकी सेटिंग ही एक रोड के ऊपर है, और रोड फ्रॉम लाइफ टू डेथ, मतलब इस तरह आप कह सकते हैं। तो प्लेस के बाद हम थोड़ा सा पोइट्री में आ जाते हैं। तो पोइट्री के लिए मैंने इनके तीन मतलब शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो एक तो इनका है इतान रे एंड अदर पोइम्स, 1967 में इन्होंने लिखा है। सो ये जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स है ये सोइंका की मास्टरी ऑफ लैंग्वेज और एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस थीम्स, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सोशल इश्यूज और कलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट है उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया है। दूसरी जो इनकी पोइम है, ये पोएटिक वर्क है, वो है अ शटल इन दी क्रिप्ट, 1972 में लिखा है। तो इस कलेक्शन में सोइंका ने एड्रेस किया है अगेन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, और उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है ह्यूमन कंडीशन के ऊपर। और जो पोइम है उसके अंदर इन्होंने डेप्थ कैरेक्टराइज जो की, उसमें विविड किस्म की इमेजरी यूज़ की है, बहुत डेप्थ है, और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस यूज़ की हैं। उसके बाद ये तीसरी मैंने जानबूझ के डाली है इसमें, क्योंकि आगे वन बाय वन हम इसकी पोइम्स करेंगे, मेंडेलस अर्थ एंड अदर पोइम्स। तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ 5 पोइम्स है, जिसमें मेंडेलस अर्थ एक पोइम है, नेल्सन मंडेलास अर्थ यानी कि उसकी ज़मीन साउथ अफ्रीका। उसके बाद दूसरी इनकी एक है, इसमें इकबू है, एक इसमें द नाइट है, एक इसमें 2 और 3 पोइम्स हैं, जिसमें टेलीफोन कन्वर्सेशन है। तो उसको वन बाय वन हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। सो 1988 में इन्होंने मेंडेलस अर्थ एंड अदर पोइम्स इनकी पब्लिश हुई है। तो ओवरऑल मेंडेलस अर्थ एंड अदर पोइम्स जो है ये डाइवर्स और एंगेजिंग किस्म की कलेक्शन है पोइट्री की, जिसमें सोइंका ने कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज टू इंस्पायर चेंज, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने ये पोइम्स लिखी हैं। प्रोज में इनका एक काम है 2006 में पब्लिश हुआ है, यू मस्ट सेट फोर्थ एट डॉन, जिसका मैंने पहले थोड़ा सा रेफर भी किया है। सो ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है, मेमोयर है, जिसने सोइंका's एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ नाइजीरियन हिस्ट्री उसको कवर किया है। इसमें सिविल वॉर भी है, इसमें उनका एग्जाइल का टाइम भी है जिसमें उनको जलावतन कर दिया गया था, और इन्होंने अपनी इंसाइट्स दी हैं एक्टिविज्म के बारे में, इंटेलेक्चुअल परसूट्स के बारे में, पर्सनल रिफ्लेक्शंस ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेशन। ओवरऑल इन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं।
इनकी एसेज की भी कलेक्शन है, जिसमें से दो कलेक्शंस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक इन्होंने मिथ, लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड 1976 में पब्लिश हुई है। इस कलेक्शन में सोइंका ने एक्सप्लोर किया है रोल ऑफ मिथ इन अफ्रीकन लिटरेचर। अब मिथ या माइथोलॉजी क्या है, वो जो डिटीज और ये पहले थोड़ा डिस्कस कर भी चुके हैं। तो मिथ ये इसका बड़ा मिथ का रोल है ग्रीक उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर, जिसमें फेरी टेल्स हैं या एलिगोरी है, और इसके अंदर आप समझ लें कि फेबल्स और सागास और लेजेंडरी किस्म की जो चीज़ है ना। सो अफ्रीकन लिटरेचर और उसकी सिग्निफिकेंस कि अफ्रीकन कल्चर की आइडेंटिटी किस तरह शेप होती है मिथ्स के साथ। और उन्होंने ऑल्सो ब्रॉडर इशूज जो लिटरेचर और सोसाइटी को हैं उनको भी इस अपने ऐसे की कलेक्शन में एड्रेस किया है। और एक और इनकी ऐसे की कलेक्शन है द ओपन सोर ऑफ अ कॉन्टिनेंट 1996 में, उसको कहते हैं अ पर्सनल नैरेटिव ऑफ द नाइजेरियन क्राइसिस। सो सोइंका's ऐसे इन दिस कलेक्शन, उनमें क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस का जो कि नाइजेरियन लोगों को हैं, और पर्टिकुलरली मिलिट्री रूल के दौरान उन्होंने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है उसका जिक्र किया गया है। अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो बोले सोइंका जो हैं, ये मैंने क्वेश्चन इस तरह से कवर करने की कोशिश की है कि इसको आप कोई भी इनका क्वेश्चन आए उसमें इसको रेफर भी कर सकते हैं, और बोले सोइंका की लाइफ के बारे में भी पता लग सकेगा आपको। और मीन्स कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो राइटिंग स्टाइल और मीन्स की पोइट्री, पोइम, एसेज, क्या क्या इन्होंने काम किया इसको मिक्स करके हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इनके जो काम हैं, जितने भी इनके वर्क्स हैं और लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हैं, वो कैरेक्टराइज होती हैं डीप एंगेजमेंट विद अफ्रीकन हिस्ट्री, अफ्रीकन कल्चर, और जो अफ्रीकन्स को कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके बारे में। तो इनकी जो राइटिंग है वो कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस भी है, उसके बाद ऑप्रेसिव सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर एक क्रिटिक भी है, और प्रोफाउंड किस्म की एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।